गुड नून। इससे पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, एक बार ब्रीफ करना चाहूंगा मैं आपको कि अब तक की चर्चा में हमने जिन टॉपिकों को डिस्कस किया है, हमने स्टार्ट किया था पर कैपिटा जीडीपी को लेकर जो हालिया विवाद इमर्ज किया है कि बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी के मामले में बांग्लादेश भारत से आगे निकल चुका है। उस विवाद पर विस्तार से हमने चर्चा की थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर हमने आपके साथ विस्तार से चर्चा की थी। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर हमने आपके साथ विस्तार से चर्चा की थी। और इन तीनों टॉपिकों पर चर्चा के बाद हमारी आपके साथ चर्चा हुई थी इन्फ्लेशंस के डिफरेंट रूप जो हैं उस पर, और फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या अंतर है, इस पर हमारी आपके साथ चर्चा हुई। अगेन वहां से हम आगे बढ़ें तो फिर हमने आपके साथ चर्चा की थी भुगतान संतुलन खाता क्या होता, चालू खाता क्या होता है, पूंजीगत खाता क्या होता है, फॉरेक्स रिजर्व के क्या कंपोनेंट होते। और भुगतान संतुलन खाते पर चर्चा के बाद फिर मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि एक्सचेंज रेट के फ्लैक्चुएशन से जुड़े हुए जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हैं, एप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, इसका मतलब क्या है, किन परिस्थितियों में ऐसा होता और क्यों होता है, उसका इंपैक्ट क्या होता है। डिवैल्यूएशन के कंटेक्स्ट में हमने चर्चा की आपके साथ कि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में कब कब डिवैल्यूएशन किया गया और क्यों किया गया। वहां से आगे बढ़ने पर फिर मेरी चर्चा हुई थी कि भारत में कोविड क्राइसिस फेज में भी अगर फॉरेक्स रिजर्व में वृद्धि हो रही है तो उस वृद्धि के क्या क्या कारण हैं। रेमिटेंसेज का वर्ल्ड ग्लोबल रेमिटेंसेज का फ्लो क्या है, उसके संदर्भ में रिपोर्ट की चर्चा की थी। और फ्यूचर ट्रेंड क्या रहने की संभावना है, इस पर भी हमारी आपके साथ चर्चा हुई थी। इसी के कंटेक्स्ट में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं विश्व निवेश रिपोर्ट। और 2020 यह जारी किया गया है। यह जारी किया गया है किसके द्वारा? जून 2020 में यह अंकटाड के द्वारा जारी किया गया। और यहां पर जब हम चर्चा कर रहे तो एक जनरल इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। एक जनरल हमारे पास जो होना चाहिए इंफॉर्मेशन अंकटाड के संदर्भ में, जिसका फुल फॉर्म है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड जिसकी स्थापना कब हुई है? सन 1964 में अंकटाड की स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और इस तरह के प्रश्न ध्यान रखेंगे, जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में है। और अगर हम देखें तो इसका जो प्रकाशन है, एक प्रकाशन रिपोर्ट जो प्रकाशित की जाती है वह है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट।
वर्ल्ड ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट। जिसको अंकटाड निवेश रिपोर्ट भी कहा जाता है। अंकटाड की स्थापना के पर्पस को देखें, वह इसका उद्देश्य हम देखें तो इसका उद्देश्य क्या है? तो जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग इकोनॉमी जो हैं, तो विकासशील देशों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण जो है, फेवरेबल कंडीशन का निर्माण, यह अंकटाड का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। और इसके लिए यह क्या करता है? तो इसके लिए यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ समेकन को बढ़ावा देता है, अर्थात विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन को यह प्रमोट करता है। तो यह तो इन जनरल इंफॉर्मेशन था अंकटाड के संदर्भ में। अब अगर इनके कंटेक्स्ट में हम देखें तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो यह जारी किया गया है, यह वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का 30th एडिशन है। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? भारत के संदर्भ में जो चर्चा है, वह चर्चा यह है कि भारत 2019 में 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भारत में एफडीआई हुआ। और एफडीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत जो है वह 9वां सबसे बड़ा देश है। यह 9वां सबसे बड़ा देश है। अगर आप वर्ष 2018 में देखें तो 2018 की जो स्थिति थी, 42 बिलियन यूएसडी जो है एफडीआई हुआ, और उस समय भारत 12th पोजीशन पर हुआ करता था। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में हम देखें तो इससे जुड़ी हुई जो विभिन्न चीजें हैं, वह यह कि 2020 के संदर्भ में, क्योंकि आपको पता होगा तो 2020 के संदर्भ में 40% गिरावट का रुझान है। एफडीआई में 40% गिरावट का अनुमान व्यक्त इसमें किया गया है वैश्विक एफडीआई में। और इसलिए देखेंगे कि इसका परिणाम यह है कि 2015 के बाद वैश्विक एफडीआई जो है, वैश्विक निवेश जो है, के 1000 बिलियन यूएसडी के से कम रहने की संभावना है। और अगर इसके पर्सपेक्टिव में हम देखें तो करेंटली अगर आप देखें 2019 की बात करें तो 2019 में अगर आप देखें तो 2019 में वैश्विक एफडीआई जो है वह 1540 बिलियन के स्तर पर था, 1540 बिलियन के स्तर पर है। और 40% गिरावट का मतलब यह हो गया कि वह करीब करीब 960 बिलियन के आसपास के स्तर पर रह जाएगा। अब अगर इसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो 2000 यहां पर भारत के कंटेक्स्ट में एक और चीज देखेंगे, विकासशील देशों में एफडीआई के मामले में
भारत शीर्षस्थ 5 देशों में शामिल। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में आप देखेंगे तो इसका कंटेक्स्ट यह इमर्ज करता है, इसका कंटेक्स्ट यह इमर्ज करता है कि कहीं ना कहीं 2020 के कंटेक्स्ट में देखें, इस गिरावट का असर दक्षिण एशिया पर भी पड़ने की संभावना है और इसका असर निश्चित तौर पर भारत पर भी पड़ेगा। वैश्विक एफडीआई में गिरावट का प्रतिकूल असर। तो मोटा मोटी अगर आप देखें, अगर इस वर्ष देखें 2019 के कंटेक्स्ट में देखें तो साउथ एशिया में विदेशी निवेश में 10% की वृद्धि हुई है और यह वृद्धि जो है वह भारत केंद्रित रही है, अर्थात भारत की इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये डिफरेंट डायमेंशन है जो कि आपको यहां से उठा करके पूछे जा सकते हैं वैश्विक निवेश के संदर्भों में। क्लियर? कोई प्रश्न है खुशबू? अगर है तो पूछ लें। नहीं सर। चलें अब आगे बढ़ते हैं यहां से। और ग्रुप में जो मटेरियल डाल रहा हूं देख रही हैं? वो टेलीग्राम लिंक जो है ग्रुप बीपीएससी के लिए उसमें जुड़ी हुई हो ना? जी सर। हाँ ठीक। और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देख रही हैं? नहीं सर, अभी नहीं देखा। नहीं तो उसको देखिए ना, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे तब जाकर के आपको कॉन्फिडेंस हासिल होगा। जब तक प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप नहीं देखिएगा तब तक कॉन्फिडेंस हासिल होना जो है वो कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। क्लियर? जी सर। अब हम लौटते हैं औद्योगिक इकाइयों के वर्गीकरण पर। ठीक है, औद्योगिक इकाइयों के वर्गीकरण पर जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा 3 कंटेक्स्ट में हम करेंगे। अब तक क्या था? अब तक की स्थिति, और अब तक की स्थिति बात करूं तो MSME एक्ट 2006, MSME एक्ट 2006, MSME एक्ट 2006 जो है इसकी क्या है? तो इसके 2 फीचर हैं। पहला, विनिर्माण और सेवा इकाइयों के लिए विनिर्माण और सेवा इकाइयों के लिए अलग अलग मानक। और दूसरी चीज अगर मैं कहूं तो MSME एक्ट 2006 जो है
उनमें अगर देखें तो प्लांट एवं मशीनरी में निवेश के आधार पर औद्योगिक इकाइयों का वर्गीकरण किया गया। अगर इसके कंटेक्स्ट में मैं कहूं तो एमएसएमई एक्ट 2006, एमएसएमई का मतलब समझते हैं? एम मीन्स माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इंटरप्राइजेज एक्ट 2006, एमएसएमई। तो अगर हम देखें तो एमएसएमई एक्ट जो है वर्गीकरण करता है सूक्ष्म, लघु और मध्यम। अगर देखें विनिर्माण इकाइयों की बात करें विनिर्माण इकाइयां, सेवा इकाइयां। विनिर्माण इकाइयों की बात करें तो 25 लाख तक का निवेश, अगर निवेश 25 लाख से कम है और सेवा इकाइयों में निवेश 10 लाख से कम निवेश, तो उसे सूक्ष्म माना जाएगा। और 25 लाख से 5 करोड़ तक का जो निवेश है और 10 लाख से 2 करोड़ तक का जो निवेश है, अर्थात जिन विनिर्माण इकाइयों में 25 लाख या उससे ज्यादा का निवेश है और 5 करोड़ से कम का निवेश है, उन लघु इकाइयों को उन विनिर्माण इकाइयों को लघु उपक्रम की संज्ञा दी गई। और जिन सेवा इकाइयों में 10 लाख या उससे अधिक के निवेश है लेकिन निवेश 2 करोड़ से कम है, उन सेवा इकाइयों को लघु सेवा इकाइयों का। अब मध्यम में 5 करोड़ से 10 करोड़ तक, और सेवा में देखें तो 2 करोड़ से 5 करोड़ तक। और ऑटोमेटिकली बृहत इकाइयां क्या हो गई? इनसे अधिक निवेश वाली इकाइयां क्या हो जाएंगी? इनसे अधिक निवेश वाली इकाइयां जो हैं बृहत इकाइयां कहलाएंगी, बृहत उपक्रम की श्रेणी में आएंगे। तो ये एमएसएमई एक्ट जो है 2006 इसका प्रोविजन करता है। अब जरा ये ध्यान रखें, थोड़ा सा यहां से आगे बढ़ने के पहले हम एमएसएमई के महत्व को देख लें। भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का क्या महत्व है? तो अगर हम देखें, नहीं, लगभग 45%
विनिर्मित उत्पाद कहां से आते हैं? एमएसएमई से आते हैं। एक्सपोर्ट में, निर्यात में अगर आप देखें तो 40% योगदान है किसका? एमएसएमई का। यहां से अगर आप जाकर के देखें, तो करीब करीब जीडीपी में 28 से 29% के बीच योगदान है एमएसएमई का। और अगर हम देखें तो विनिर्माण क्षेत्र की करीब करीब 63.38 मिलियन इकाइयों ने कितने लोगों को रोजगार दे रखा है? तो 111 मिलियन लोगों को रोजगार दे रखा है। और ये सारे आंकड़े आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत का विकास बहुत कुछ विनिर्माण क्षेत्र के प्रदर्शन पर निर्भर करता। अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, अगर भारत, एक और कंटेक्स्ट देख ले, अगर भारत $5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वाली इकोनॉमी का इकोनॉमी बनना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा? तो उसे जीडीपी में एमएसएमई के कंट्रीब्यूशन को जीडीपी में एमएसएमई के योगदान को 50% के स्तर पर ले जाना होगा। जब तक भारत जीडीपी में एमएसएमई के योगदान को 50% के स्तर पर नहीं ले जाएगा, तब तक भारत के द्वारा जो है वो मैच कर पाना $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के स्वप्न को साकार कर पाना भारत के लिए बहुत मुश्किल होगा। अब दरअसल थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्योंकि देखें दिक्कत क्या होती है बीपीएससी में कि लोग बड़ी आसानी से फैक्ट रट करके प्री के हर्डल को पास कर जाते, लेकिन जब मेंस के हर्डल की बात आती है तो उनके सामने अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और वहां पर उनकी मुश्किलें बढ़ती चली जाती। देखिए कोई भी देश, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया, ये क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन का रीजन क्या है? क्यों हमने सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों में वर्गीकरण किया? तो उसका पर्पस यह था कि इसी आलोक में जो है सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ इन विभिन्न श्रेणियों के उपक्रमों को मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सूक्ष्म इकाइयां और लघु इकाइयां होती हैं उनमें अपेक्षाकृत कम निवेश की जरूरत होती है और वे लेबर इंटेंसिव होती हैं, वे अपेक्षाकृत कम निवेश में ज्यादा रोजगार अवसरों का सृजन करती। सूक्ष्म से लघु की ओर बढ़ेंगे, लघु से मध्यम की ओर बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा यह समझने की कोशिश करेंगे निवेश का आकार बढ़ता चला जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, सूक्ष्म से लघु, लघु से मध्यम की ओर बढ़ेंगे तो दूसरी क्या चीज होगी? निवेश का आकार बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 अगर आप देखें तो तकनीक की भूमिका, प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण होती चली जाएगी। नंबर 3, तीसरा कंटेक्स्ट जो है
मतलब यहां पर जरा गौर करें, जैसे इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या होगा, निवेश बढ़ेगा। जैसे इस डायरेक्शन में निवेश बढ़ेंगे, तकनीक और प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी। और यहां उत्पादकता, श्रम की उत्पादकता की बात कर रहा हूं। ये तीनों चीजें बढ़ेंगी, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें, रोजगार संभावनाएं घटेंगी, रोजगार संभावनाएं घटेंगी। तो अगर आप देखें समस्या क्या है, हम यह उम्मीद करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर उद्यमता के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा होता, कोई भी कॉरपोरेट अगर उद्यमता के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा होता, तो इनिशियल स्टेज में उसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, इनिशियल स्टेज में उसको प्रमोशन की जरूरत होती है, प्रोत्साहन और संरक्षण की जरूरत होती है। और फिर हम उससे उम्मीद करते कि वह समय के साथ अगर उसने सूक्ष्म इकाइयों से अपनी यात्रा शुरू की है तो वह सूक्ष्म से लघु, लघु से मध्यम की ओर बढ़ेगा, मध्यम से बृहत उद्योगों की ओर बढ़ेगा, और जैसे जैसे वह बढ़ेगा वह स्वावलंबी होता चला जाएगा। तो यह अपेक्षा की जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोसेस में कि जो इंटरप्रेन्योरशिप का मार्केट है उसमें मोबिलिटी हो, माइक्रो इंटरप्राइजेस से स्मॉल, स्मॉल से मीडियम, मीडियम से लार्जर इंटरप्राइजेज की ओर। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें, हुआ क्या, हुआ यह कि इस वर्गीकरण ने, और इस वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए, चाहे विनिर्मित इकाइयां हो या सेवा क्षेत्र की इकाइयां हैं, उनको जो प्रोत्साहन और संरक्षण दिए जाते थे, उन प्रोत्साहन और संरक्षण को बनाए रखने के लिए इन्होंने निवेश से परहेज करना शुरू किया। इन्हें डर था कि अगर हम निवेश करेंगे तो हम सूक्ष्म उद्योगों की निवेश सीमा को क्रॉस कर जाएंगे या लघु उद्योगों की निवेश सीमा को क्रॉस कर जाएंगे। ऐसी स्थिति में सूक्ष्म उपक्रमों के लिए सरकारी प्रोत्साहन और संरक्षण जो मिलते हैं, लघु इकाइयों के लिए जो सरकारी प्रोत्साहन और संरक्षण मिलते हैं, उस प्रोत्साहन और संरक्षण से वंचित हो जाना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने निवेश करने से परहेज करना शुरू किया। तो निवेश करने से जो इन्होंने परहेज करना शुरू किया, उसका परिणाम क्या होता, उसका प्रतिकूल असर किस पर पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पर इसका एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा, नकारात्मक असर पड़ेगा। क्योंकि तकनीकी उन्नयन के लिए निवेश की जरूरत होती, निवेश हो नहीं रहा तो तकनीकी उन्नयन नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर तकनीकी उन्नयन नहीं होगा तो उस स्थिति में श्रम की उत्पादकता नहीं बढ़ेगी। श्रम की उत्पादकता अगर, लेबर प्रोडक्टिविटी अगर नहीं बढ़ेगी तो उसी स्थिति में उन्हें, श्रमिकों को उनके लेबर के बदले बेटर रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ये ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है, उस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को ग्रोथ और डेवलपमेंट के एडवर्स स्थिति में ले जाने का काम करेगा। तो अगर इसके पर्सपेक्टिव में देखें तो दो स्थितियां थी। एक स्थिति यह थी कि कहीं ना कहीं प्रेजेंट जो एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन था, यह कहीं ना कहीं निवेश में बाधक था। इसने उद्यमता के बाजार में, एंटरप्रेन्योरशिप के बाजार में गतिशीलता को प्रभावित करने का काम किया, और इसका आर्थिक समृद्धि और विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है। एक कारण यह। दूसरा कारण जो यहां इमर्ज करता है कि एमएसएमई एक्ट 2006 में लाए गए थे, और 2006 में उस समय की परिस्थितियों, उस समय की अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कैप इंट्रोड्यूस किए गए थे। अब लगभग 1.5 दशक गुजर चुके हैं, और इन 1.5 दशकों के दौरान अगर देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में तेजी से वृद्धि हुई है,
और अगर अर्थव्यवस्था के आकार में तेजी से वृद्धि हुई है, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं, तो उन संरचनात्मक परिवर्तनों के आलोक में, अर्थव्यवस्था के आकार में परिवर्तनों के आलोक में इस निवेश सीमा को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों का जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण को रिडिफाइन किए जाने की आवश्यकता थी। इतनी बातें स्पष्ट हुई? यहां तक में कोई दिक्कत? अब आगे बढ़े। हाँ हाँ, बताइए। ऐसे मतलब सर इसका जो वर्गीकरण किया गया सर, क्लासिफिकेशन, सर जो सूक्ष्म का ये जितना क्वांटिटी है पैसे का सर, उसी पे करेंगे या फिर इसके अंदर कौन सा उद्योग आएंगे, जैसे कुटीर उद्योग ये सब होते हैं? नहीं, इसी निवेश लागत के आधार पर, उसमें कितना निवेश किया गया है उसके आधार पर हम उसका वर्गीकरण करेंगे कि वो सूक्ष्म में आएंगे, लघु में आएंगे या मध्यम में आएंगे। वर्गीकरण का अब तक कोई दूसरा आधार नहीं था। अब कुछ नए पैरामीटर इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिस पर अभी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। ठीक है? अब वापस मैं आता हूं। वापस में क्या आता, इसी के मद्देनजर आप देखें तो MSME अमेंडमेंट बिल 2018 इंट्रोड्यूस किया गया था और इस बिल के तहत निवेश लागत की जगह लागत की जगह आपको वार्षिक टर्नओवर को वर्गीकरण का आधार बनाए जाने की बात थी। वर्गीकरण का आधार बनाए जाने का प्रस्ताव था, लेकिन आप देखेंगे इस प्रस्ताव का विरोध किया गया। और इस प्रस्ताव का विरोध किया गया आरएसएस के द्वारा और भारतीय मजदूर संघ के द्वारा। और इसी विरोध के कारण यह मसला इस मसले का 2 साल लंबा खींचना, अंततः अगर आप देखें मई 2020 में कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जिसको कैबिनेट कमेटी CCEA ने
एमएसएमई की नई परिभाषा को स्वीकृति दी। यह ध्यान रखेंगे, और ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो ध्यान रखेंगे, इसकी अनुशंसा किसने की थी, इसके लिए आधार किसको बनाया गया, तो वाणिज्य एवं उद्योग पर संसद की अस्थायी समिति की सिफारिश। इस सिफारिश को इस नई परिभाषा का आधार बनाया गया, और यह घोषणा जो की गई किसके कंटेक्स्ट में, तो यह घोषणा की जाती है आत्मनिर्भर भारत अभियान के संदर्भ। अब ये जो नई परिभाषा थी, इस नई परिभाषा में क्या किया गया, तो इस नई परिभाषा में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। पहला परिवर्तन किया गया कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की इकाइयों का भेद खत्म किया गया। मतलब अब एक ही परिभाषा दी गई, वो परिभाषा सेवा क्षेत्र की इकाइयों पर भी लागू होती और वो परिभाषा विनिर्माण क्षेत्र की इकाइयों पर भी लागू होती। और दूसरा जो परिवर्तन किया गया वह यह कि निवेश लागत के साथ साथ वार्षिक टर्नओवर को वर्गीकरण का आधार बनाया गया। निवेश लागत के साथ साथ वार्षिक टर्नओवर को वर्गीकरण का आधार बनाया गया। और नई परिभाषा क्या कहती, तो अगर मैं इसको ऐड करूं, वर्गीकरण, विनिर्माण और सेवा इकाइयां। अब इसमें निवेश लागत और टर्नओवर, माइक्रो को कहा गया 5 करोड़ तक, और टर्नओवर इसके लिए निवेश 1 करोड़ तक और टर्नओवर 5 करोड़ तक वार्षिक टर्नओवर। ये टर्नओवर जो होता वह वार्षिक। माइक्रो के बाद क्या हुआ, स्मॉल, लघु। स्मॉल के लिए क्या रखा गया, 10 करोड़ तक। और टर्नओवर 50 करोड़ तक। और तीसरा हो गया मीडियम,
नहीं, इसके लिए क्या निवेश लागत क्या रखा गया? 20 करोड़ तक। और टर्नओवर क्या रखा गया? 100 करोड़ तक। तो नई परिभाषा में एक जो मैंने कहा विनिर्माण और सेवा इकाइयों का जो भेद था उसको समाप्त कर दिया गया। नई परिभाषा में दूसरा काम जो किया गया कि निवेश लागत के साथ साथ आप देखें तो आप वार्षिक टर्नओवर को आधार बनाया गया। अब अगर देखें तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि ये जो नई परिभाषा दी गई है, इस नई परिभाषा से दो फायदा है। अगर निवेश का आकार बढ़ा, निवेश का आकार बढ़ा तो निवेश का आकार बढ़ा तो यह टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में भी सहायक होगा। साथ ही साथ जो है इससे श्रम उत्पादकता में भी वृद्धि की संभावना होगी। तो यह निश्चित तौर पर ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने का काम करेगा। एट द सेम टाइम देखेंगे कि अब तक निवेश सीमा को क्रॉस करने के कारण प्रोत्साहन और संरक्षण से वंचित करने के जो खतरे थे वो खतरे भी यहां पर समाप्त हो गए। तो निश्चित तौर पर यह एक प्रोग्रेसिव स्टेप्स है। लेकिन अगर आप देखें तो इसके साथ साथ आप देखेंगे दो और चीजें की गई। ठीक है, इसकी आलोचना की जा रही है और इसकी आलोचना दोनों पक्ष कर रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि ये जो साइज बढ़ाया गया है निवेश और टर्नओवर का, इसका फायदा कहीं ना कहीं जो है बड़े कॉरपोरेट्स उठा ले जाएंगे। वे इस आधार पर इसकी आलोचना कर रहे हैं। जो छोटे कॉरपोरेट हैं, जो न्यूकमर हैं, जो स्टार्टअप हैं, उनको इनके बेनिफिट उस तरह से नहीं मिल पाएंगे जिस तरह बड़े कॉरपोरेट को मिलेंगे। तो एक आलोचना का आधार यह है। इसकी आलोचना का जो दूसरा आधार है, तो इसकी आलोचना का दूसरा आधार यह है कि यह कहा जा रहा है बड़े कॉरपोरेट्स जिसके कारण इसकी आलोचना कर रहे हैं वे कह रहे हैं कि ये जो निवेश सीमा और टर्नओवर की सीमा है, यह टर्नओवर की सीमा अव्यावहारिक है। क्योंकि यहां पर अगर आप देखें, उनका कहना है कि यह जो है वैश्विक स्तर पर भारतीय कंपनियों के सहयोग की संभावना को हतोत्साहित करेगा। क्यों हतोत्साहित करेगा? तो यहां पर दो टर्म, एक तो निवेश एवं टर्नओवर का अपेक्षाकृत कम होना, एक यह रीजन है। और दूसरा रीजन यहां पर क्या बतलाया गया? तो दूसरा रीजन यहां पर जो बतलाया गया है वह यह बतलाया गया कि इसमें कहा गया 200 करोड़ तक की ग्लोबल टेंडरिंग नहीं होगी। अर्थात 200 करोड़ तक के जो ऑर्डर दिए जाएंगे उनमें देखा जाए तो किनको प्राथमिकता दी जाएगी? उनको घरेलू कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी। और इन्हीं दोनों आधारों पर इसकी आलोचना की जा रही है। क्लियर? यहां तक में किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर है तो पूछ लें। नहीं सर एमएसएमई को सर लोकल फॉर वोकल से जोड़ के देखा जा रहा है। तो इस नीति के तहत सर कैसे हो सकता है? नहीं, आप खुद देखें ना,
कि लोकल फॉर वोकल की जो बात की जा रही है, तो आप गौर करें कि अगर 200 करोड़ तक की ग्लोबल टेंडरिंग की बात की जा रही है, इससे कम 200 करोड़ तक की ग्लोबल टेंडरिंग नहीं होगी, इसका मतलब स्थानीय इकाइयों को प्रोत्साहन मिलेगा टेंडरिंग में। वो टेंडरिंग उनके तरह से एक तरह से कहें सुरक्षित होंगी, और उनके तरफ से उनके लिए अगर वो टेंडरिंग सुरक्षित होगी तो निश्चित तौर पर इसका फायदा किसको मिलेगा? निश्चित तौर पर इसका फायदा घरेलू मतलब कंपनियां जो हैं, भारतीय कंपनियों को इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। नहीं तो यह जो है आत्मनिर्भरता को बढ़ाने में सहायक होगा या नहीं? यह आत्मनिर्भरता को प्रमोट करने में सहायक होगा या नहीं? सर तो इसमें जो माइक्रो फाइनेंस वाले होंगे वो उनका टर्नओवर तो इतना नहीं जा सकता है। कितना? अरे तो इससे कम का टर्नओवर की बात की जा रही है ना। तक का क्या मतलब हुआ? उससे कम या उतना, उससे कम या उतना। अगर 1 करोड़ तक है तो इसका मतलब यह है कि अगर 10 लाख भी इन्वेस्टमेंट लागत है तो वो भी किस में आएंगे? माइक्रो में आएंगे। अगर टर्नओवर जो है वह 4 करोड़ तक भी है, 1 करोड़ तक भी है, 50 लाख तक भी है, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? माइक्रो के अंतर्गत आएंगे। और वो माइक्रो के अंतर्गत आएंगे तो माइक्रो इंटरप्राइजेज को जो भी बेनिफिट दिए जा रहे हैं उस बेनिफिट का लाभ उन इकाइयों को भी मिलेगा। अब बातें स्पष्ट हुई? हाँ, तो उसमें किसी प्रकार के कंफ्यूजन में मत रहिएगा। ओके, और कोई प्रश्न यहां तक में? रोशन सर?